नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना के संक्रमण काल में लोगों को राहत देने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन इस पैकेज पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने के निशाने पर भी है सरकार और कई तरह की बातें की जा रही हैं और यही हमारा आज का विशेष राहत पर सवाल और मेक इन इंडिया, जिस इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। इस पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार से सवाल किए हैं, कई सवाल उठाए हैं। चर्चा का आगाज करें उसके पहले हम सुनते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। Is putting money directly into the hands of the people. It's like when you want to start an engine, you have to put fuel into the carburetor. If you do not put fuel into the carburetor, you turn the key, nothing will happen. My worry is that when the engine starts, there will be no fuel in the carburetor, it will not start. आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो लेबर की बात है, ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार है, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पैकेज के नाम पर साहूकार ना बने सरकार। विपक्ष की भी भूमिका इस वक्त अहम है और विपक्ष भी तैयार है मदद के लिए और आगे आना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लिहाजा सरकार को कदम उठाना चाहिए और क्या कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार देखे, क्योंकि भूखे लोगों को पैसे चाहिए, पैकेज नहीं। और आइए इस पर चर्चा का आगाज करते हैं और सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी। बिल्कुल, धन्यवाद अविनाश। इस तरह के राहुल गांधी ने आज बात कही, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने भी आज फिर पैकेज एक लड़की आज ध्यान औद्योगिक इकाइयों पर था, सरकारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन पर, खनिज पर था। अच्छा, जो संस्थान है खासतौर से रक्षा निर्माणियां जो है उसको स्वायत्तता देने की बात की, उसके निगमीकरण का, आज ऐसे कई तरह की चीजों का आज वित्त मंत्री ने ऐलान किया। जब ये ऐलान होता है लगातार इसी अंदाज में, इसी ढंग से चीजें चलती हैं। आज यही फिर हुआ, यही पक्ष और विपक्ष का अपना अपना नजरिया, अपना अपना अंदाज था। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर विपक्ष की आपत्ति आनी थी, वो आई। सरकार जिस तरह का पैकेज दे रही है उसको राहुल गांधी ने कहा कि ये साहूकारी, जैसा कि अभी हम सुना भी रहे थे, साहूकार नहीं बनना है सरकार को मां की तरह व्यवहार करना है। ये पैकेज का समय नहीं है, ये समय, इस समय लोगों को राहत दे। चलिए इन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ अवनीश सिंह है जो कांग्रेस से है, डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार रवीश जैन है हमारे साथ। अवनीश, आज फिर नए सिरे से घोषणा हुई है, चौथा दिन था घोषणाओं का। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री उनकी जो हिंदी और अंग्रेजी में देश को समझाती है चीजें क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, बड़े किश्तों में चीजें जनता के सामने आ रही हैं और उस पर समीक्षाएं भी शुरू हुई। अब राहुल गांधी ने भी बहुत सा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा विपक्ष है, हमारी अपनी टीम है, अपना काम है, लेकिन इस समय हमें सरकार की काम सहयोग
लेकिन हमें सरकार को जानकारियां भी देना हमें, और इस समय राहत देने का समय पैकेज क्या कहेंगे? रिजवान जी देखिए, ये अजीब तरह का इत्तेफाक है। ये कहें कि 4 दिन से लगातार वित्त मंत्री डिटेल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने राहत पैकेज ऐसा दिया है। रिजवान जी आप भी कभी बैंक जाते होंगे, तो बैंक में जो आप नेशनलाइज बैंक में जाते हैं स्पष्ट बताते हैं कि रिजवान जी अगर आप 1 लाख की एफडी करेंगे तो इतना ब्याज मिलेगा, दैट्स इट, खत्म। और वहीं जब कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है, ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं या कई और जो लोन वाले आते हैं, तो वो आपको मैसेज करते हैं, कई तरह की चीजों से कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें देखा जाए तो लाभ तो बहुत बाद में जाके होता है, ले दे के मिलता वही है जो बैंक वाला दे रहा है। लेकिन वो ये बताने के जताने की कोशिश करता रिजवान जी कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। वही हालत आज भारत सरकार की है। 20 लाख करोड़ का आप राहत पैकेज लेके अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसी क्या आवश्यकता थी इस चीज की कि आपके वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री 4 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं बता पा रहे? मतलब इतनी जटिलता क्यों, इतना जटिल क्यों है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? रिजवान जी एक्चुअल बात है, राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कही। आज की तारीख में सबसे जो आवश्यक चीज है, सबसे प्राइमरी फैक्टर है मदद का, वो ये जो मजदूर आज जो रोड पर चल रहे हैं, रोज दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। आप देखिए, आप क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं वो वाली राहत के 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 15 दिन बाद मिलेगी। हमें चाहिए साहब तुरंत राहत मिले कि जो मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा, सड़कें नाप दी जिसने पूरे देश की, आप वो तो टीवी देखने से रहा, उसको तो खाने तक। मोदी जी ने क्या कहा, वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं, इस तरह का राहत पैकेज, उस बेचारे को तो एक ही चीज चाहिए साहब कि मैं भी पैदल चल रहा हूं, मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाऊं, मेरी दवाई की स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए, मुझे खान पान की मेरी व्यवस्था हो जाए। आप मतलब, और रिजवान जी एक बात और देखी होगी आपने, पिछले कुछ सालों में हर चीज को यहां पर राष्ट्र से जोड़ने का एक कितना बड़ा फॉर्मूला चला है मोदी सरकार के समय या बीजेपी के समय, हर चीज को राष्ट्र से जोड़ते हैं। आपने कहा साहब एक देश और एक टैक्स, जीएसटी लेके आए, अब कह रहे हैं एक देश एक राशन कार्ड। भैया राशन कार्ड कैसी बात कर रहे हो? जो लोग बेचारे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं रिजवान जी, 70% लोग अपने अपना राशन कार्ड कैरी करके घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब रक्षा क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्य होंगे, मेक इन इंडिया का आज फिर जिक्र हुआ है। ये भी जिक्र हुआ है कि जो खनिज उसकी आमदनी बढ़ाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की कई चीजें कही है, उस पर कुछ कहेंगे आप? रिजवान जी देखिए, वही तो बात है, सबसे बड़ी बात नोटबंदी और जीएसटी की बात, कोई भी व्यापारी इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं रिजवान जी, कि जैसे कोई व्यापारी की अगर कोई फैक्ट्री है, अगर वो रॉ मटेरियल जापान से या कहीं विदेश से लेता है, तो उसको उसी वक्त रॉ मटेरियल पर टैक्स देना पड़ता है रिजवान जी। बड़ी टेक्निकल बात है, आप समझिएगा कि उसको रॉ मटेरियल पर उसी वक्त टैक्स देना पड़ता है। और फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब वो प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करता है, अब एक्सपोर्ट हो रहा नहीं हो रहा, बिक रहा नहीं बिक रहा, उसके बाद उसको उस टैक्स का इनपुट मिलता है रिजवान जी। तो ये बड़ी जटिलता, ये बड़ी परेशानी जीएसटी में, जिसके कारण से आज ये स्थिति है कि व्यापारी का व्यापार से भरोसा उठ गया। आज की तारीख में व्यापारी ये ढूंढता है साहब कि किसी तरह मैं, अब वो व्यापार नहीं करता रिजवान जी, वो बेसिकली अपने आप को सेव करने का प्रयास करता। बिल्डर्स जो थे, रियल एस्टेट व्यापारी जो थे, उन्होंने जी मैं लौटूंगा आपके। डॉक्टर गोलेश क्या कहेंगे? निगमीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं। कल तक आप कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनना है, भारत से ही, भारत में ही बनी चीजें खरीदनी है, भारत के जो कुटीर उद्योग एसएमई जो बना रहे हैं वही खरीदना है, एमएसएमई जो बना रहे हैं उसको खरीदना है। अब जिक्र ये हो रहा है कि आप फिर निवेश आकर्षित करने के लिए नए तरह से आज फिर वित्त मंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री ने कुछ और बताया था। 20 लोग जो सड़कों पर चल रहे हैं उन पर अभी भी कोई एड्रेस नहीं किया किसी ने। तो ये क्या 5वें दिन बताएंगे या उस पर बता चुके? देखिए रिजवान जी, जहां तक आत्मनिर्भर भारत बनने की बात है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम
अच्छी टेक्नोलॉजी को यहाँ विकसित नहीं करें, उसका मतलब ही यह है कि अच्छे रिफाइंड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर स्वदेशी रूप में हो, अच्छी तकनीक का प्रोडक्शन जो है वो स्वदेशी रूप में हमारे यहाँ पर करें, हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने दुनिया के कंपैरिजन में, ताकि हमारी क्वालिटी, हमारी गुणवत्ता और हमारी जो मूल्य होता है उसको देखकर दुनिया खुद हमारा माल खरीदे बनिस्बत चीन के या दूसरों के माल खरीदने के। अभी आप ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस को यदि देखते हैं तो एंटी चाइना जिस प्रकार का रेटोरिक चल रहा है और रेटोरिक से ऊपर उठकर अभी स्टेप्स लेने पर आ गया है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां के पेंशन फंड्स हैं उनको वहां पर निवेश करने से रोक लगा दी। वहीं पर चाइना ने कल कहा है कि वो एप्पल हुआ, सिस्को हुआ, इनके ऊपर अमेरिकन कंपनीज के लिए यहां वहां पर चाइना में दिक्कत करेगा। अब चाइना में दिक्कत करेगा तो फिर उनके लिए स्वाभाविक क्षेत्र बनता है शिफ्टिंग के लिए भारत। तो हमको इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमको 4L की जरूरत है। एक है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। तो लॉ को भी एड्रेस किया, लैंड को भी एड्रेस किया है, लेबर को डेफिनेटली एड्रेस किया। कैसे किया? चाहे लेबर के खाने पीने का विषय हो, चाहे लेबर को वहीं पर, जैसा कि हमारे मित्र बोल रहे हैं कि 2 महीने के बाद, हाँ 2 महीने के बाद 2 महीने तक तो उनके खाने पीने की व्यवस्था तो कर दी गई है और उनको उसके बाद वहीं पर यदि जॉब करना है, गांवों में ही रहना है, उनकी इच्छा नहीं है शहर आने की, तो जो MSME को बूस्टर डोज दिया गया है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि 51% जो MSME है वो ग्रामीण आंचल में होती है, ना कि शहरी आंचल में। तो MSME को बूस्टर देना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, आप थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सोचे। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक भी एक्सपोर्ट से केवल 15% ही जीडीपी बनाती है, बाकी तो इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो यहां पर वो स्थिति नहीं है जैसे दूसरे देशों में है। यहां केवल मार्केट सेंटीमेंट को बूस्टर डोज देने की जरूरत है, इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने की जरूरत है। हम सही दिशा में जा रहे हैं रिफॉर्म्स के साथ बूस्टर देकर। साहब क्या कहेंगे आप? देखिए रिजवान भाई, मैं तो यही कहूंगा कि भारत पूरा देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बाजार बना दिया है जहां वो अपने जुमले बेचना चाहते हैं, और ये जुमले भी नए नए तरीके से जुमले आ रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बात हो रही है, तमाम लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है क्या। इस पैकेज को बताने के लिए वित्त मंत्री को 5-7 दिन लग रहे हैं, यानी वित्त मंत्री को ही नहीं पता था कि ये पैकेज है क्या है। और देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं अपने मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आप क्या बताने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना संकट के बाद किस सेक्टर में कितनी कमी आने वाली है, हमारे कितने रोजगार छिनने वाले हैं, कि उस रोजगार को वैकल्पिक क्या व्यवस्था की गई है। ये तमाम सारी जो बाजीगरी की गई है ना 20 लाख करोड़ की बताने की, इस बाजीगरी से कुछ नहीं होगा रिजवान भाई। मैं 5 दिन से लगातार हाईवे पर खड़ा हुआ हूं, मैं उन मजदूरों के चेहरे देख रहा हूं, उन्हें भोजन भी करा रहा हूं, लगातार जाके उनको चप्पलें भी पिला रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं। मुझे पूरे सीहोर से लेकर और भोपाल के बाईपास यानी विदिशा तक मेरे को सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं दिखा। कल जरूर मुझे आलोक शर्मा और BD शर्मा जी की टीम दिखी है। इसके अलावा इसके पहले मेरे तमाम मुस्लिम मित्र वहां पर लगातार कैंप लगा कर रहे थे, कुछ समाज जैसे सिख समाज के लोग कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सरकार आखिर है कहां। आज जो घटना हुई है सागर की, कितनी मार्मिक घटना है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय करीब 24 से 25 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए 65 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हम कोरोना से कम सड़क पर ज्यादा मारे जा रहे हैं। जो बात होना चाहिए हम वो बात नहीं करते हैं। हम जब मांगते हैं कि हमें ट्रेन दे दी जाए तो हम ऊपर से प्लेन दिखाते हैं और फूल बरसाते हैं। हम रोटी मांगते हैं उनसे तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिखाया जाता है। आखिर रिजवान भाई, जो वाकई हकीकत है, आप एक आम आदमी से पूछिए, आप कैमरा लेकर निकलिए। रविंद्र जैन पत्रकार है, मैं किसी इधर या उधर नहीं, मैं सीधा सीधा ये देख रहा हूं कि पब्लिक के अंदर क्या फीलिंग्स है। आज कैसे भी है कांग्रेस के अंदर, कम से कम राहुल गांधी निकले और पुल के नीचे बैठे हुए मजदूरों से फुटपाथ पर बैठकर बात की। आज प्रियंका गांधी ने कम से कम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा कि हम 1000 बसों के पैसे देने को तैयार है, आप अनुमति दे दीजिए, इन मजदूरों को घर पहुंचाने हैं। 8 घंटे बाद भी उस पत्र का कोई जवाब नहीं है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सामाजिक संस्थाओं को कहिए,
आज मैंने सुबह जब सागर की घटना देखी रिजवान भाई, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप एक काम करिए, यदि नहीं हो रहा है सरकार से कोई बात नहीं है, सरकार अपने आप को फेल मानती है, वो भी हम सब समझने को तैयार है, आप इतना कर दीजिए जिस तरह आपने अनुमति दी है कि हम भोजन करा सके, उसी तरह आप मध्य प्रदेश की जनता को अनुमति दे दीजिए कि मध्य प्रदेश से निकलने वाले मजदूर को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो जो चाहे वहां तक भेज दीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के संवेदनशील लाखों लोग अपने वाहन लेकर निकल पड़ेंगे और मजदूरों को खाना खिलाते हुए उनके घर तक पहुंचा कर आएंगे। आप ये अनुमति देने को भी तैयार नहीं है, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप लगातार लोगों को भ्रम में रख रहे हैं, रोटी मांगते हैं, आप प्लेन दिखाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा रिजवान भाई? इसको विरोध की दृष्टि से ना देखा जाए। मैं इस सरकार के साथ हूं, मैं शिवराज जी को माननीय कहता हूं, मैं शिवराज जी के साथ हूं। मैं ये चाहता हूं कि शिवराज जी अनुमति दें, इस प्रदेश की जनता ये सारा साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करने को तैयार है, लेकिन मजदूरों का दर्द अब देखा नहीं जा रहा है। अभी आपको मैं रिजवान भाई बताऊं, कल मैंने सीएम साहब को पत्र लिखा और मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि मध्य प्रदेश में 370 आईएएस अधिकारी हैं, ये पूरी फौज को आप यहाँ वेतन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, नौकर चाकर दे रहे हैं, इन फौज को लगाइए और पता लगाइए मध्य प्रदेश में कितने गांव में कितने मजदूर पहुंच चुके हैं, उन मजदूरों की रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, हम किस सेक्टर में उसको कितना रोजगार दे सकते हैं। इस बेरोजगारी के बाद आज एक वीडियो देखा तो और ज्यादा दुख हुआ, और वीडियो आया है क्राइम विशेषज्ञों का। उनका कहना है कि लॉकडाउन खत्म होते ही बहुत बड़ी तादाद में क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि लोग मुंह पे पट्टी बांध कर निकलेंगे, उनको आप रोक नहीं पाएंगे, कौन कब आपका सामान छीन लेगा, कौन आपके साथ वारदात कर देगा। तो जो हालात देश के हो रहे हैं, इन हालातों पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, हमारी किसी भी बात को विरोध न समझकर सुझाव मानना चाहिए कि यह सुझाव है और यदि मदद की जरूरत है तो आप प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आह्वान करिए। हर व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करने को तैयार है। हम विरोध की दृष्टि से नहीं, हम केवल इसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि जो लोग मारे जा रहे हैं आज आपने जी एक सवाल आज आर्थिक पैकेज की घोषणा फिर से हुई, आपने उसको सुना होगा। अब वो कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं, रक्षा संस्थानों का निगमीकरण करें। रिजवान भाई बनाने की कोशिश है। रिजवान भाई ये घोषणा उन्होंने पहली बार नहीं की है, जी ये घोषणा पहली बार नहीं की है। 6 साल में मैंने यही घोषणा 3 से 4 बार सुनी है। जब भी पाकिस्तान के साथ टकराव होता है, प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे। ये बात जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि हथियारों के मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। एक छोटी सी बात के बाद में मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुनूंगा। एक छोटी सा उदाहरण सुन लीजिए आप कि जिस तरह के पैकेज में जो जाल फैलाया गया है कि जैसे मान लीजिए आप और हम सर्विस करते हैं, हमारा 12% ईपीएफ करता है, 12% ही ईपीएफ जमा करती है कंपनी, 24% होता है वो हमारा जो जमा होता है। अब सरकार ने कह दिया कि आपको 10% करेगा, यानी उस कंपनी को केवल 10% जमा करना होगा और हमारा ईपीएफ जाके जमा होगा 20%, यानी कि घाटा हमें हुआ है, कंपनी को फायदा हुआ है और कंपनी के इस फायदे को हमने पैकेज में जोड़ दिया है। इस तरह से आखिर जनता को कब तक चला जाएगा रिजवान भाई? आपके जो भी आपने घोषणा की गई है, आम जनता को इन घोषणाओं से कोई लेना देना नहीं है। उसको रोटी चाहिए, उसे घर जाना है, उसे रोजगार चाहिए, उसे आज जेब में 2 पैसे चाहिए। आप उसकी बात करिए, आपने क्या जाल फैलाया, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जी रिजवान भाई। अवनीश, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। एक बार मैं डॉक्टर गुलेश के पास चलता हूं, इसलिए कि रविंद्र जैन जी ने ढेर सारे सवाल कर लिए। डॉक्टर गुलेश, सवाल इसमें मैं भी जोड़ देता हूं जी कि आफत का इंतजार था क्या? इस तरह के ये जो आप नए ढंग से जो आप अभी जैसा जिक्र कर रहे थे, आपकी इस अवसर को हम इस ढंग से करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। 5 साल से आप उस ढंग से सारे ढंगों से पहले भी कर सकते थे और बहुत ढेर सारी इंडिया सीरीज हमने सुनी भी थी। लेकिन मेक इन इंडिया चौथे दिन आया, मेक इन इंडिया ऐसा मान ले 5वें दिन आया। प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वायत्तता की बात की, भारत की बात की, स्वदेशी की बात की। अब हम आत्मनिर्भर की बात करते करते अब 5वें दिन हम मेक इन इंडिया पर फिर आए, उसी मेक इन इंडिया पे जिस पे 6 साल से हम बात कर रहे हैं और जिसके नतीजे अच्छे नहीं। तो क्या ऐसी आफत का इंतजार कर रहे थे हम? और जो आफत में, मुसीबत में, सड़कों पे जिसका दर्द रविंद्र जैन जी कह रहे थे, और यह हर तरफ दिख रहा है, मासूम बच्चे नंगे पांव घूम रहे, बिस्किट खा रहे, एक ऑटो रिक्शे में 20-20, 25-25 लोग हैं
और सबसे बड़ा सवाल यही है, आज एक रेलवे स्टेशन में श्रमिक स्टेशन से उतरे हुए लोगों ने रेलवे स्टेशन में लूट लिया। तो ये वो संकेत है, ये वो आहट है जिसे हम नहीं सुनेंगे तो जो बोल रहे हैं वो भी इसका शिकार होंगे और जो चुप है वो भी इसका शिकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो चित्र देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, वो सच में मार्मिक हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कोरोना का संकट आया, ये जो लॉकडाउन हुआ, इसने हमारे जो डेकेड्स से जो डिकेडेड सिस्टम था उसको एक्सपोज कर दिया। इसीलिए जब वो सिस्टम एक्सपोज हुआ है तो उस सिस्टम के अंदर जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को सही तरह से भरना जरूरी है ताकि आगे भविष्य की नींव आप सही तैयार कर सके। और इसी के ये गड्ढे आपने पूरी तरह से क्यों भरे थे पहले, या आप समझ नहीं पाए? आप नई नई स्कीमें बनाते रहे। नहीं, ये अचानक 2 महीने की आफत की वजह से ऐसा है? 2 महीने की आफत नहीं है, ये लंबे समय से जो हम बेरोजगारी के इंडेक्स में इतने पिछड़ गए, हमारी जीडीपी इतनी गिरी, जो लंबे समय से, और सरकार को भी बजट में किए गए प्रावधानों को पैकेज कहना पड़ रहा है, जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं। इसका मतलब भी यह है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, हमारे पास उतना रिजर्व फंड नहीं है, हमारे पास वो माकूल इंतजाम नहीं है। इसलिए हम आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, आज के बारे में बात नहीं कर रहे, आज को हम एड्रेस नहीं। नहीं रिजवान भाई, हम दोनों चीजों को कर रहे हैं, हम आज को भी कर रहे हैं। और मैं जिस तरह बोल रहा था कि ये जो क्राइसिस आई, इसने दिखा दिया कि सिस्टम के अंदर गड्ढे कितने हैं। जो सिस्टम के एज पे जो लोग खड़े रहते हैं, वो एज कितनी जल्दी क्रैक होती है उनके पैरों के नीचे से, और वो उसमें धंस जाते हैं। अब जरूरत है कि जो एजेस दशकों में बनी है इसको मजबूत करने की, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो 4L की बात की थी, वो 4 दिन में उन 4L पे ही बात हुई है। लॉ पर बात हुई, लिक्विडिटी पर बात हुई, लेबर पे बात हुई, लैंड पर बात हुई। तो चाहे वो कोयले का हो, चाहे रक्षा का हो, चाहे फिर मार्केट में एमएसएमई के माध्यम से लिक्विडिटी डालना हो। देखिए, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, आप किसी के जेब में आज 10,000 रुपए भी दे दे, मार्केट में तरलता नहीं है तो वो पैसे शून्य होने में 1 महीना 1.5 महीने का समय लगता है, वापस उसी स्थिति पर आप आगे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि मार्केट में लिक्विडिटी डाली जाए, वो लिक्विडिटी डालने का काम किया गया। जहां तक रक्षा का बात है, रक्षा में आप बताइए, कुछ महीनों पहले ही लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो था, वहां हमने देखा कि मेक इन इंडिया के तहत कितना माल बन रहा है। ग्लोक जैसी जो कंपनी है वो जिंदल स्टील के साथ प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है भारत में, वेबले ने लखनऊ में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो काम तो हो रहा है सर। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बारे में आज जिक्र हुआ, जिन्हें हमने एक तरह से दूध में मक्खी की तरह से बाहर कर दिया। हमने कहीं रिलायंस को काम दिया, कहीं अभी आप कुछ जिक्र कर रहे थे स्टील कंपनियों के साथ मिलकर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी परंपरागत कंपनियां थी वो पिछड़ गई, और जो आजादी के पहले से एक बहुत ऐसी चीजें थी। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा इस साहूकार बनने का वक्त नहीं है, मां बनने का वक्त है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, करने दें। हम काम कर रहे हैं, हमको वो काम करने दें। लेकिन जहां तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात है, मैं खुद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आजीवन वोटिंग सदस्य हूं, तो और उसकी वोटिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट भी करता हूं। तो मैंने खुद ने देखा है अपने अनुभव से, इतने वर्ष के शूटिंग के अनुभव से, कि भारत का जो इंडियन ऑर्डिनेंस कंपनीज का आम बनता है उसकी क्वालिटी हमेशा बहुत कम रही है। उसका कारण, मूल कारण यह है कि मार्केट में हमने कॉम्पिटिटिवनेस आने नहीं दी, उस वजह से एक्सपोर्ट भी कम होता है। हम जब कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगे तो ही हमारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी सुधरेंगी सर। आप देखिए, आज भी 50 साल पुराने हथियार, जैसे बीएसएनएल सुधर गया वैसे सुधरेंगे। जैसे हमने बीएसएनएल सुधार लिए कंपटीशन लाकर, उसको इग्नोर कर नहीं, देखिए ये नहीं है ऐसा, इसको इग्नोर नहीं किसी ने करने की बात कर रहे हैं। निगम है ना, वो निगम का जिक्र हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी आप भारत संचार निगम है वो, अब हमारी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी निगम बनने वाली। कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में आप जी रहे हैं, तो आपको मार्केट फोर्सेस पर रिलाय करना होगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी। इस कॉम्पिटिटिवनेस में जो सर्वाइव करेगा
वो ही चल सकता है और उसी से एक बार आपके कैपिटल पास अवनीश कुछ कहना चाहते हैं? उसी से होगा ना। अवनीश जल्दी से अपनी बात कहिए। देखिए रिजवान जी, ये जो गुलरेज जी कह रहे हैं, आप ये देखिए, देश का इन्होंने पूरा ढांचा बिगाड़ा है। इन्होंने 2016 में जो सबसे गलत काम किया, मैं कहूं इस देश के इतिहास में, वो क्या, नोटबंदी। और नोटबंदी इतना बड़ा एक आर्थिक सुधार करते हो, अगले चुनाव में जब जाते हो तो चुनाव लड़ते हो आप पुलवामा के नाम पर, सेना के नाम पर। कहीं नोटबंदी जैसे आर्थिक सुधार, जीएसटी की बात ही नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम था आप ब्लंडर है, आपकी सरकार ने खुद माना है और आप कह रहे हैं गड्ढे। अरे साहब, ये देश बनाया है हमने, ये देश की आप बात कर रहे हैं, ये देश में पोलियो भी था, प्लेग भी था, हैजा भी था, हर चीज से देश को निकाला है। इस देश के बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है हमने। अब मैं आपको बताऊं, सबसे खास बात यह है कि भाजपा के पास कोई प्लान नहीं है। ये जो भी काम करते हैं रिजवान जी, बड़ी जल्दबाजी में करते हैं और इनको चौंकाने वाले निर्णय लेने की बड़ी आदत पड़ गई, क्योंकि जो इनकी जो खास इनकी जो शैली है और इनके जी, जब ये जल्दी में करते हैं तो भी आप ऐतराज करते हैं। अब ये किस्तों में बता रहे हैं, बजट सत्र से भी बड़ा सत्र हो गया। रिजवान जी जल्दी, मैं क्या, रिजवान जी सरकार का कोई भी निर्णय होना चाहिए, सरकार का कोई भी निर्णय होना चाहिए, उसके पीछे एक रिसर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा, आप ये बताएं पिछले 6 साल में क्या हुआ। जितनी भी आर्थिक संस्थाएं थी, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो कोई से भी बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, आपने रिजर्व फंड भी यूज कर लिया। रिजर्व फंड हर राष्ट्र का एक ऐसा फंड होता है रिजवान जी, जो कि कहते ना, जब आप हैंड टू माउथ हो जाए, बुरे समय में काम, आपने रिजर्व फंड भी यूज कर लिया। साहब 2014 के बाद आपने किया क्या है? आज जी जो है 1% आ गई लगभग। आपने किया क्या है? आपको अच्छा खासा बना हुआ देश दिया था जिसमें 10% पे जीडीपी थी। आपने क्यों इस तरह के प्रयोग किए जिससे आप देश, मैं तो ये कह रहा हूं रिजवान जी, कोरोना के चक्कर में तो ये जीवन दान लेना चाह रहे, क्योंकि इकोनॉमी तो ये पहले ही बर्बाद कर चुके थे। कोरोना के चक्कर में ये उसका बहाना लेकर बचना चाह रहे हैं कुछ समय के लिए। तो आप भी इस पे एग्री करेंगे, गुलरेज भाई आप भी एग्री करेंगे, रिजवान भाई आप भी एग्री करेंगे। इनने कोरोना को धार्मिक रंग पहनाने की कोशिश की, धार्मिक रंग में रंगने का प्रयास किया, जिहादी जमाती पता नहीं क्या क्या बोला। उसके बाद जब नहीं चला, लोगों ने उतना एडमिट नहीं किया कि, तो उसके बाद अभी आ रहा है आर्थिक उस पे। रिजवान जी, मुझे समझ से परे है कि किस तरह का आर्थिक पैकेज दिया है, जिसको समझाने में वित्त मंत्री को 4 दिन लग रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का ये बहुत बड़ा फेल्यूर है मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि ये कोरोना को डरोना बोलते रहे हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है रवि, आप ही से समझ लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया उन्हीं से ले लूंगा। हो सकता कि आपके फिर कोई सवाल हो। ये सारी चीजें सुनने के बाद आप कैसे देख रहे हैं, क्या चीजें देख रहे हैं, होना क्या चाहिए? रजा भाई, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि लगभग 150 देशों में कोरोना का संकट है। कितने देश ऐसे हैं जहां 1 करोड़ मजदूर सड़क पर घूम रहे हों? क्यों हुआ ये? हमने आंकलन क्यों नहीं किया? एक सवाल मेरा है। दूसरा सवाल मेरा उनसे बड़ी विनम्रता के साथ यह है कि जो 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया है, वो क्या कैबिनेट में आज तक कोई प्रस्ताव आया है? जो हमेशा हमारी भारतीय, मतलब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हम कोई इतना बड़ा पैकेज देने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, कैबिनेट में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम घोषणा करते हैं। क्या कैबिनेट के किसी सदस्य को पता है कि ये पैकेज क्या है? तीसरा सवाल मेरा यह है कि इस समय देश में किस सेक्टर में कितने लोग बेरोजगार हैं? आपने अभी तक आंकलन करके देश को नहीं बताया है, लेकिन देश का मीडिया खुद आपके सामने रखना चाहता है। आप टाइम दे तो मैं बता सकता हूं, मेरे पास में तमाम सारे आंकड़े हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र में हमारी क्या बुरी गत हो रही है। 4 करोड़, केवल 4 करोड़ बेरोजगारी हमारी केवल रियल सेक्टर में जा रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही है। किस क्षेत्र में हमारे क्या हालात होने वाले हैं, उनके लिए हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इस तरह का कोई भी एक्शन प्लान इस समय जनता के सामने आपने नहीं रखा है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि कृपया आप यदि ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपने ये 20 लाख करोड़ का प्लान कैबिनेट में मंजूर करा दिया है? क्या उसको आप संसद में रखने वाले हैं? किस तरह की योजना आपकी है? जी डॉक्टर गुलेश, मैं भी इसमें साथ में जोड़ देता हूं। इसमें बहुत ढेर सारे किसानों के लिए जो कल ऐलान हो रहा, किसानों को आपने वो जो आप किसानों को सहयोग राशि दे रहे हैं, इस तरह की जो चीजें आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो आपके बजट में पहले ही आ चुकी थी। ये 20 करोड़ में उसे क्यों शामिल कर लिया गया,
उसके पीछे क्या है, आप बजट अलग वाला अलग से करेंगे या यही वही चीजें हैं। तो ये बहुत ढेर सारी चीजें जो है वो बहुत तरह के भ्रम भी पैदा करते हैं। तो क्या आखिर ये है क्या? अंतिम प्रतिक्रिया और संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, मैं पुनः एक बात कहूंगा कि सबसे पहली बात तो जो प्रश्न था जैन साहब का कि क्या ये कैबिनेट से लिया गया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड डिसीजन है, उसमें कोई मीन में कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, भारत की इकोनॉमी का जहां तक विषय है, इकोनॉमी को बूस्टर डोज की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी कोई मरणावस्था पे नहीं है, ये तो लॉकडाउन की वजह से टेम्पररी रुकी है। आप मार्च की बात करें तो मार्च में पीएमआई जो गया था वह तो 8 साल में सबसे हाईएस्ट गया था। जब पीएमआई बढ़ रहा था फरवरी मार्च में, तब कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अभी तो पीएमआई भी डाउन है। आप जीडीपी की बात करेंगे वो भी डेफिनेटली डाउन है, लेकिन एक बार इकोनॉमी में फिर बूस्ट आ जाएगा तो थिंग्स विल बी रूटीन एंड नॉर्मल। तो ये तो बूस्टर डोज की जरूरत थी, बूस्टर डोज दे रही है जो वित्त मंत्री महोदया दे रही है, बूस्टर डोज ही है इकोनॉमी की। और आप देखिए कि शेयर मार्केट का रिएक्शन कैसा आ रहा है उस पर। 1 करोड़ मजदूर सड़कों पर है, रविंद्र जैन कह रहे हैं। आंकड़े बहुत है, तकरीबन 8 से 10 करोड़ मजदूर जो है अपने घर को छोड़कर कहीं और काम कर रहे हैं और 1 करोड़ मजदूर पैदल चल पड़ा। 10 लाख लोगों को आप घर पहुंचा पाए ना, आप नहीं आते। नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर मजदूर सड़कों पर आ गया इसलिए कि मकान मालिक निकाल रहा था, खाने का इंतजाम नहीं था और बहुत ढेर सारी समस्याएं थी। जो काम जहां करता था उसने उसके भुगतान भी नहीं किए, बकाया भुगतान भी नहीं। और किसी ने हाथ गाड़ी बना ली, किसी ने साइकिल बना ली, किसी ने साइकिल चुरा भी ली। एक पत्र जारी किया है एक मजदूर ने कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अपने विकलांग बच्चे को लेकर जाना था, दिव्यांग बच्चे को लेकर जाना था, इसलिए मैं आपकी साइकिल चुरा ली। ये जो संकेत है ये कि जरूरत पूरी करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से भी अच्छा हो तो भी वो अपराध करने से नहीं हिचक रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं, मरने को आमादा है। उनको मालूम है 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर चलेंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ चलेंगे, खुद की जान जोखिम में डाल रहा है, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल रहा है। तो ऐसे समय में कोई खुशी खुशी तो करता नहीं है और जान तो बहुत मुश्किल होती है, तो कोई खुशी खुशी नहीं करता। और क्यों अनुमान आप नहीं लगा पाए या आप विश्वास क्यों नहीं दिला पाए? रिजवान भाई, देखिए इसमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है महाराष्ट्र से जो लेबर आ रही है उसमें। और महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्य से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इन लोगों को खाने पीने को भी नहीं दिया जाएगा। आप दक्षिण भारत से देखिए, ऐसे चित्र नहीं आते, ऐसे वीडियो नहीं आते, जबकि दक्षिण भारत में भी निर्माण का कार्य बहुत बड़े व्यापक स्तर पर चलता है, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे वह बेंगलोर। अकेले महाराष्ट्र की बात मत कीजिए, गुजरात को जोड़ा करिए साथ। इसलिए जब आप ऐसा करते हैं, आप कहते हैं राहुल गांधी को सियासत करना है, करने दीजिए, तो फिर आप भी तो गुजरात में 1-2 बार कुछ प्रॉब्लम्स हुई, सूरत में अनेक बार, अहमदाबाद में कई बार, और लोग पैदल चले आ रहे हैं, वहां सब जगह से आ रहे हैं। नहीं, गुजरात में लोग वहीं पर हैं, गुजरात का वर्कर वहीं पर है, उसकी समस्याएं हैं, वो विरोध करता है, उसकी समस्या है, उसको अधिकार है विरोध करना। लेकिन महाराष्ट्र जिस तरह से पलायन करने को मजबूर हुआ है, वो तो उसको खाने पीने को नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा। तमिलनाडु से ऐसी स्थिति नहीं है, तमिलनाडु में हमारी सरकार भी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। राजस्थान में भी हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान में भी लेबर माइंस में काम करती है, मध्य प्रदेश की लेबर भी करती है, लेकिन राजस्थान में भी वैसी खराब स्थिति नहीं है। मैं महाराष्ट्र विशेष का नाम ले रहा हूं जानबूझकर। ये महाराष्ट्र सरकार को कम से कम उनको पेट तो भरना चाहिए। उन सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो ये भरोसा दिलाती है कि आप वहीं रहिए जहां है, हम आपका इंतजाम करेंगे। नहीं, बिल्कुल है जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो बसों का इंतजाम नहीं कर पाती, फिर ट्रेनों का अपनी सरकारों से इंतजाम नहीं करा पाती। और उन सरकारों का भी जिम्मेदारी नहीं है जो ट्रेन से किराया ले लेती।
नहीं, मैं आपको बड़ा स्पष्टता एक बात कह रहा हूं कि पूरी राज्यों की, हर राज्य की सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यदि महाराष्ट्र सरकार हमको सूची दे कि ये लोग आने वाले हैं, ये निकलने वाले हैं, इनको आना है, वहां नहीं रुकना है, तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था हो या दूसरी व्यवस्थाएं हो। जब महाराष्ट्र की सरकार हमको सूची भी नहीं देगी। सबसे पहले हुआ था, दिल्ली में हुआ था, देश की सरकार की नाक के नीचे सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। नहीं, दिल्ली में फूड हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल जी के हाथ में फूड, हमारे हाथ में लैंड है और पुलिस है। इतने ढेर सारे लोग पुलिस को बताए बिना निकल गए, पहुंच गए। आप राज्यों की जो स्वायत्ता है उसको कैसे खत्म कर सकते हो फेडरल स्ट्रक्चर को? ढेर सारे लोग पहुंच गए बस स्टॉप, बड़े पैमाने। उसमें तो कुछ खैर साजिश भी थी, आप भी मानते हैं इस चीज को कि उसके अंदर महाराष्ट्र में अकर्मण्यता थी, ठाकरे सरकार की अकर्मण्यता है। आपकी केंद्र सरकार ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया था महाराष्ट्र में, जब पहला हंगामा हुआ था ना, जिसमें मस्जिद का जिक्र शुरू हो गया था, उसमें भी सबसे पहले केंद्र रेलवे ने एक पत्र जारी किया था, सर्कुलर जारी किया था। जिम्मेदारियां हैं, सबको बराबर से लेनी पड़ेगी, सामूहिकता की जिम्मेदारियां हैं। और मेरे पास महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है इस पर आपका जवाब देने, इसलिए मैंने आपसे रेलवे का जो सर्कुलर था वो जनरल पब्लिक किराया नहीं हुआ। किराया आप क्यों ले रहे? नहीं, किराया कहाँ ले रहे हैं आप, ये बताओ। बिल्कुल नहीं ले रहे किराया। 85% तो खुद जो है वो तो सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है, उसका 15% क्यों ले रहे हैं? कारण है वो राज्य की सरकार को, जिस राज्य से लेबर चल रही है उसको देना है। वो इसलिए करना है कि एकदम से भीड़ नहीं लगे कैपिंग करने की। इससे फायदा क्या? ताकि सरकारें जो है वो स्क्रीनिंग करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, स्क्रीनिंग का काम आप उनसे किराया क्यों वसूल रहे? जिनको आप उनके जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पाए, आप उनसे किराया क्यों वसूल रहे? नहीं, किराया तो बहुत मामला, 15 करोड़ रुपए तो है ही सही कुल मिला के सारे देश में। लेकिन आप केवल एक कैपिंग रखने के लिए सर, कि ऐसा नहीं हो कि स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाए और कोरोना का एकदम से ब्लास्ट हो। 15 करोड़ देने से कैपिंग हो जाएगी और 15 करोड़ न देने से कैपिंग नहीं होगी। जब सरकारों को पैसा देना पड़ता है तो कुछ ना कुछ कैपिंग होती है राज्यों की तरफ से। अपनी वो है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना जारी रहेगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मजदूर सड़कों पर क्यों? उसकी मदद कौन कर? उसकी मदद हम क्यों नहीं कर पा रहे? वो जहां है वहां रोक कर उसे क्यों किसी साधन वाहन का इंतजाम हम नहीं कर पा रहे? सड़कों पर उसके पांव में छाले निकल रहे हैं, फूट रहे हैं, फट रहे हैं, पैर में ठेठे पड़ गए, अब उसका लहू भी सड़कों पर बह रहा है। ऐसे सबके बीच हम सबका मुंह तो कलेजा आ जाता है और ये तकलीफें लगातार होती रहेंगी, और इन तकलीफों के साथ ही आने वाले दिनों में हमें जीना है, ये बहुत हद तक ये हमें लगता है। लेकिन उम्मीद फिर भी बाकी है और उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त दिन अच्छी। बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी कि उम्मीद अच्छे के लिए ही की जा रही है कि जो कुछ भी हो अच्छा हो, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं देश में, तो सिर्फ कोरोना ही नहीं कई तरह की समस्याएं भी उसी के मुकाबिल बड़ा संकट बनकर सरकारों के सामने हैं, हमारे सामने हैं। अब इनसे किस तरह से निपटें, सवाल जाहिर तौर पर है कि विपक्ष उठाएगा ही। जहाँ जहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं और उस पर सवाल उठना लाजमी भी है। अब सरकार इस तरह से किस तरह से मतलब इन तमाम चीज़ों से पार पाती है, किस तरह से चुनौतियों का सामना करती है, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचा पाती है। अब बस यही उम्मीद है कि जब जो कुछ भी वो कदम उठाए वो जल्द से जल्द कदम उठाए ताकि लोगों की तकलीफ़ों को कम किया जा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।